जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता को केंद्र सरकार ने सेवा विस्तार देने से इनकार कर दिया है और उनकी सामान्य सर्विस के हिसाब से आज यानी 30 अप्रैल उनके रिटायरमेंट की तारीख है। हालांकि सरकार ने उन्हें 26 जुलाई 2024 को पहली बार प्रभारी डीजीपी बनाया था, लेकिन झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले भारत निर्वाचन आयोग के आदेश पर उन्हें हटाना पड़ा था और अजय कुमार सिंह को सरकार ने डीजीपी बनाया था। चुनाव खत्म हो गए, उसके बाद दोबारा हेमंत सोरेन की सरकार बनी और सरकार बनते ही 28 नवंबर 2024 को फिर से एक बार अनुराग गुप्ता को प्रभारी डीजीपी बना दिया गया। इसके बाद सरकार ने 8 जनवरी 2025 को पुलिस महानिदेशक, पुलिस बल प्रमुख के चयन और नियुक्ति के लिए नए नियम अधिसूचित किए और इसके आधार पर अनुराग गुप्ता को 2 फरवरी 2025 की अधिसूचना के माध्यम से 2 साल की अवधि तक के लिए पुलिस महानिदेशक झारखंड के पद पर नियुक्त कर दिया। अब चूंकि अनुराग गुप्ता के रिटायरमेंट की तारीख 30 अप्रैल है और डीजीपी पद पर उसी अधिकारी को नियुक्त किया जा सकता है जिसकी सेवा कम से कम 6 महीने बची हो, इस लिहाज से नियमित डीजीपी के पद पर नियुक्ति के दिन अनुराग गुप्ता की सेवा 6 महीने से कम बची थी। यही नहीं, 20 नवंबर 2024 को जब उन्हें दूसरी बार प्रभारी डीजीपी बनाया गया था, तब भी उनके रिटायरमेंट में कुल 5 महीने ही बचे थे। तो कहा जा रहा है कि अनुराग गुप्ता को 26 जुलाई 2024 की तारीख से, जब उनको पहली बार प्रभारी डीजीपी बनाया गया था, उस दिन से डीजीपी नियुक्त माना जाएगा। लेकिन झारखंड सरकार ने डीजीपी चयन के लिए जो नियमावली बनी है उसकी अधिसूचना 8 जनवरी 2025 को निकाली और कोई भी नियम या कानून भूतलक्षी प्रभाव से यानी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू नहीं होता है। इसलिए अनुराग गुप्ता की सेवा आगे जारी रखने का मामला विवादित हो गया है। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा बनाई गई नियमावली को भी केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के अनुसार उसके अनुरूप नहीं बताया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अवर सचिव संजीव कुमार ने जो पत्र झारखंड सरकार को भेजा है, उसमें उन्होंने बताया है कि परीक्षण के बाद यह पाया गया है कि अधिसूचित नियम और उसके अंतर्गत की गई नियुक्ति प्रचलित नियमों और दिशा निर्देशों के अनुरूप नहीं है। यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकाश सिंह के वाद में दिए गए निर्देशों के भी विरुद्ध है। मंत्रालय ने लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने 3 जुलाई 2018 के निर्णय में यह स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है कि केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए ऐसे किसी भी कानून या नियम जो इन निर्देशों के विपरीत हों, उन्हें उक्त सीमा तक निलंबित माना जाएगा। इसके अलावा पत्र में कहा गया है कि अखिल भारतीय सेवा मृत्यु सह सेवानिवृत्ति लाभ नियम 1998 के नियम 16(1) के अनुसार किसी आईपीएस अधिकारी की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष निर्धारित है। सेवानिवृत्ति के बाद सेवा विस्तार केवल भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकाश सिंह मामले में निर्धारित प्रक्रिया के तहत नियुक्त पुलिस महानिदेशक को सेवानिवृत्ति की आयु की परवाह किए बिना 2 वर्ष का कार्यकाल दिया जा सकता है। लेकिन अनुराग गुप्ता 30 अप्रैल 2025 को ही सेवानिवृत्त होने वाले हैं। उन्हें भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा सेवा विस्तार प्रदान नहीं किया गया है। पत्र में आगे लिखा गया है कि आईपीएस अनुराग गुप्ता 30 अप्रैल के बाद झारखंड के पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी के रूप में सेवा में निरंतरता अखिल भारतीय सेवा मृत्यु सह सेवानिवृत्ति लाभ नियम 1998 के नियम 16(1) का उल्लंघन है और उनकी सेवा वैध नहीं मानी जा सकती। पत्र के जरिए निर्देशित किया गया है कि अनुराग गुप्ता को 30 अप्रैल को पुलिस महानिदेशक झारखंड के पद से सेवानिवृत्त किया जाए। दोस्तों, यहाँ यह जान लेना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश सिंह मामले, जो 2006 का मामला था, उसमें पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति के लिए बिल्कुल क्लियर गाइडलाइंस दिए थे, लेकिन यह सीधे तौर पर राज्यों को डीजीपी की नियुक्ति के लिए अलग कानून बनाने का आदेश नहीं था। कोर्ट ने डीजीपी की नियुक्ति प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंट और इंडिपेंडेंट बनाने के लिए जो दिशा निर्देश दिए थे
वे इस तरह से थे। पहला ये कि डीजीपी का चयन योग्यता और वरिष्ठता के आधार पर किया जाए। इसके लिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी द्वारा अनुशंसित वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों का एक पैनल तैयार किया जाए, जिसमें से राज्य सरकार डीजीपी का चयन करे। इसके अलावा डीजीपी को कम से कम 2 वर्ष का निश्चित कार्यकाल देने की बात कही गई थी और कहा गया था जिसे असाधारण परिस्थितियों जैसे अक्षमता या अनुशासनात्मक कार्रवाई को छोड़कर बीच में नहीं हटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को इन दिशा निर्देशों का पालन करने और अपनी पुलिस व्यवस्था में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने यह भी कहा था कि राज्य अपने स्थानीय संदर्भ में इन दिशा निर्देशों को लागू करने के लिए उपयुक्त कानून या नियम बना सकते हैं, बशर्ते वे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुरूप हों। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा कि राज्यों को डीजीपी की नियुक्ति के लिए अलग से कानून बनाना अनिवार्य है। हालांकि कोर्ट ने राज्यों को अपने पुलिस अधिनियमों में संशोधन करने या नए नियम बनाने की छूट दी ताकि डीजीपी की नियुक्ति और कार्यकाल की प्रक्रिया को कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुरूप बनाया जा सके। उदाहरण के लिए कुछ राज्यों ने अपने पुलिस अधिनियमों में संशोधन किए या नियम बनाए, जैसे पंजाब, ताकि डीजीपी की नियुक्ति और कार्यकाल को सुव्यवस्थित किया जा सके। कई राज्यों ने डीजीपी नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों को पूरी तरह से लागू नहीं किया। कुछ राज्यों ने यूपीएससी पैनल की सिफारिशों को भी नजरअंदाज किया या कार्यकाल की गारंटी नहीं दी, जो 2 साल का कार्यकाल था उसकी। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में साल 2018 में इस मामले की समीक्षा की और कुछ राज्यों को डीजीपी नियुक्ति में मनमानी के लिए फटकार लगाई। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि डीजीपी की नियुक्ति में केंद्र और राज्य सरकारों को कोर्ट के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। दोस्तों, झारखंड की सरकार ने डीजीपी की नियुक्ति के लिए जो नियमावली बनाई उसे केंद्र की सरकार सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का उल्लंघन मान रही है। इस नियमावली के आधार पर बनाई गई चयन समिति की बैठक में संघ लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य शामिल नहीं हुआ था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसी केंद्र सरकार ने नीरज सिन्हा की डीजीपी पद पर नियुक्ति के मामले में न सिर्फ सहमति दी थी, बल्कि उन्हें सेवा विस्तार भी दिया था। आपको याद होगा कि दिसंबर 2019 के चुनाव में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में महागठबंधन को जीत मिली थी। मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण के बाद सरकार ने 16 मार्च 2020 को कमल नयन चौबे को हटा दिया और एमवी राव को प्रभारी डीजीपी की जिम्मेदारी दी। राज्य सरकार ने एमवी राव को प्रभारी डीजीपी इसलिए बनाया था कि उनका यूपीएससी से स्वीकृत पैनल में नाम नहीं था। पहले वीजी देशमुख, के.एन. चौबे और नीरज सिन्हा के नाम यूपीएससी से आई सूची में था। इस सूची से के.एन. चौबे डीजीपी बने। चौबे के हटने और वीजी देशमुख के रिटायर होने के बाद सरकार ने एमवी राव समेत 5 अधिकारियों की सूची यूपीएससी को भेजी थी। इस पैनल को लेकर सरकार ने यूपीएससी को 3 बार पत्र भी लिखा, लेकिन यूपीएससी ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कहा था कि तकनीकी कारणों से नया पैनल नहीं भेजा जा सकता है। इस कारण एमवी राव का नाम इम्पैनल नहीं हो पाया। 11 महीने तक एमवी राव प्रभारी डीजीपी रहे। फिर सरकार को उनसे प्रभार वापस लेना पड़ा। जुलाई 2020 में झारखंड सरकार ने यूपीएससी को वरीय पुलिस अधिकारियों का पैनल भेजा था ताकि डीजीपी का चयन हो सके, लेकिन यूपीएससी ने तब राज्य सरकार से के.एन. चौबे को हटाने की वजह पूछी थी। राज्य सरकार के पत्राचार के बाद यूपीएससी ने दोबारा सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाकर दिशा निर्देश लाने को कहा था, लेकिन सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं गई। बाद में पुराने पैनल में सीनियरिटी के आधार पर नीरज सिन्हा को डीजीपी बनाया गया और केंद्र सरकार ने जुलाई 2021 में नीरज सिन्हा को 2 साल का एक्सटेंशन भी दे दिया, जबकि केंद्र में तब भी मोदी की सरकार ही थी और अमित शाह ही होम मिनिस्टर थे। अगर तब नीरज सिन्हा को कोर्ट में मामला लंबित रहने के बावजूद डीजीपी मान लिया गया और उनको एक्सटेंशन दे दिया गया, तो अब अनुराग गुप्ता के मामले में गृह मंत्रालय सुप्रीम कोर्ट की दुहाई क्यों दे रहा है? सुप्रीम कोर्ट का 2018 का दिशा निर्देश तो तब भी लागू था, आज भी लागू है।
दोस्तों, प्रसंगवश बताता चलूं कि 4 सितंबर 2021 को झारखंड में डीजीपी नियुक्ति के आदेश का पालन नहीं करने पर दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अदालत में मामला लंबित रहने के दौरान झारखंड सरकार की ओर से नीरज सिन्हा को डीजीपी बनाए जाने पर नाराजगी जताते हुए कहा था कि ऐसा प्रतीत होता है कि यूपीएससी और राज्य सरकार के खिलाफ ऐसे मामले में सख्त आदेश पारित करने की जरूरत है। दोस्तों, अनुराग गुप्ता के मामले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पहला सवाल ये कि केएन चौबे को डीजीपी पद से हटाना और एमवी राव को डीजीपी बनाना भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप नहीं था। तब केंद्र के गृह मंत्रालय से कोई पत्र क्यों नहीं आया था? दूसरा ये कि एमवी राव को डीजीपी बनाने और फिर उनको हटाने के दौरान यूपीएससी और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने क्या किया, क्या कोई हस्तक्षेप किया, क्या कोई पत्र लिखा, इसकी कोई जानकारी नहीं। नीरज सिन्हा को भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन करके राज्य सरकार ने डीजीपी बनाया और 60 साल की उम्र के बाद भी डीजीपी बनाए रखा। तब केंद्र ने हस्तक्षेप क्यों नहीं किया? क्यों उनको एक्सटेंशन दे दिया गया? राज्य सरकार ने यानी झारखंड की सरकार ने डीजीपी की नियुक्ति नियमावली के लिए नियम बनाया, कानून नहीं बनाया। क्या ऐसा करना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप था? पांचवा सवाल ये कि राज्य सरकार ने अनुराग गुप्ता को 2 साल का कार्यकाल देने के लिए नियम भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू किया। क्या यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश और स्थापित वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप था? दोस्तों, अनुराग गुप्ता के मामले में झारखंड सरकार सही है, केंद्र सरकार सही है, यूपीएससी सही है, इसका फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं। और मामले अदालतों में लंबित है, इस पर अदालतों का क्या फैसला आता है इसके बाद बहुत कुछ तय होगा। लेकिन फिलहाल जो फैक्ट था, कल मैंने एक वीडियो बनाया था और मुझे लगा और कुछ लोगों ने भी बताया कि कुछ फैक्ट जो थे इसमें मिसिंग है, तो मैंने इन मिसिंग फैक्ट को जोड़कर कुछ सवाल बनाए हैं और इसका फैसला आप खुद करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।